गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमलता टाक, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमने पिछले वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। कॉस्ट अकाउंटिंग की उत्पत्ति क्यों हुई, वित्तीय लेखांकन की कुछ कमियों के कारण कॉस्ट अकाउंटिंग की उत्पत्ति का जोर मिला। आज हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। लागत संबंधी महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं। लागत अथवा परिव्यय से आशय व्यय की उस राशि अथवा वास्तविक या काल्पनिक से है जो किसी वस्तु विशेष या लाभ व सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए की जाती है अथवा उससे संबद्ध होती है। सरल शब्दों में लागत का अर्थ त्याग से होता है, अतः प्रत्येक ऐसा व्यय या त्याग कुछ मूर्त वस्तुओं या सेवाओं तथा संपत्तियों, संयंत्र व उपकरण, श्रम, विद्युत आदि की लागत का सूचक होता है। उदाहरण के लिए हम ये देखें कि किसी मकान को प्राप्त करना उद्देश्य है, लेकिन उस मकान के लिए चुकाई गई धनराशि उसकी लागत होती है। लागत के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय। तो यदि मकान प्राप्त करना उद्देश्य है, लेकिन उस मकान को प्राप्त करने के लिए जो चुकाई गई धनराशि है, अब किस किस पर चुकाई गई धनराशि है? मकान बनाने के लिए मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, ओवरहेड भी लगेगा। मटेरियल में सीमेंट भी लगेगा, पत्थर भी लगेगा, बजरी भी लगेगी, श्रमिकों से मकान बनेगा। उसके अलावा भी और जो अतिरिक्त खर्चे होंगे वो ओवरहेड में आ जाएंगे। तो उद्देश्य तो हो गया कि मकान को प्राप्त करना है, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो धनराशि खर्च की जाएगी वह उस मकान की लागत कहलाएगी। इसी तरह से हम ये देखें कि कॉस्ट और कॉस्टिंग, इसमें भी अंतर होता है। परिभाषा के लिए हेराल्ड जे वेल्डन ने क्या कहा है? लागत लेखांकन अथवा परिव्यय लेखांकन का आशय व्ययों का इस प्रकार वर्गीकरण, आलेखन तथा उचित अनुभाजन करने से है जो उत्पादित वस्तु अथवा सेवा की लागत निश्चित करने में प्रबंधकों के मार्ग प्रदर्शन एवं नियंत्रण हेतु उचित एवं क्रमबद्ध समंकों को प्रस्तुत कर सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक आदेश, उपकार्य, ठेका, प्रक्रिया, सेवा या इकाई की लागत मालूम करना भी सम्मिलित है। इसमें उत्पादन, विक्रय तथा वितरणों की लागतों का भी अध्ययन किया जाता है, यह हेराल्ड जे वेल्डन ने कहा है। इसी तरह से कार्टर ने भी परिभाषा दी है, किसी वस्तु को बनाने अथवा किसी उपकार्य को करने में सामग्री तथा श्रम लगा है, उसके लेखांकन की पद्धति को लागत लेखांकन अथवा परिव्यय लेखांकन कहते हैं। लागत किसी वस्तु पर जो खर्च किया गया है वह उसकी लागत है। उस लागत को यदि लिखित रूप में रखा जाए तो वह लागत निर्धारण कहलाएगा, और यदि उसी लागत को व्यवस्थित रूप में, अकाउंटिंग रूप में, लेखांकन के रूप में लिखा जाएगा तो वह क्या कहलाया? लागत लेखांकन। जब लागत निर्धारण
और लागत लेखांकन मिल गए तो वो कहलाया कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या कहलाया? वह कहलाया कॉस्ट अकाउंटेंसी। माना कि एक पेन की लागत है 10 रुपये, एक पेन की लागत है 10 रुपये, तो ये कहलाया कि इस पेन की कॉस्ट हो गई 10 रुपीज़। अब उस पेन के निर्माण में सामग्री भी लगी होगी, श्रम भी लगा होगा और ऊपरी व्यय भी लगे होंगे। यदि एक उद्यमी को बाजार में या इस प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है तो वो उस उद्यमी उस पेन की लागत को कम से कम करने का प्रयास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे अपने लाभ को अधिकतम करना है। कोई भी व्यवसायी उद्यमी व्यवसाय क्यों करता है? लाभ कमाना उसका प्रथम उद्देश्य है। तो जब वह उद्यमी उस लागत को कम से कम करके लाभ को अधिक से अधिक कर पाएगा तो ही वह प्रतिस्पर्धा के युग में टिका रह सकता है, अन्यथा नहीं। तो लागत निर्धारण जो है, अगर हम उसे शब्दों में देखें तो क्या है कि लागत निर्धारण, लागत लेखांकन, लागत नियंत्रण और लागत अंकेक्षण लागत लेखाशास्त्र में सम्मिलित होते हैं। तो लागत लेखांकन और परिव्यय लेखांकन एक प्रक्रिया है, जबकि लागत लेखाशास्त्र अथवा परिव्यय लेखाशास्त्र उस प्रक्रिया का प्रयोग है। एक लागत लेखापाल केवल लागतें ज्ञात करने एवं वस्तुओं के विक्रय मूल्य निर्धारण करने का ही कार्य नहीं करता, वरन प्रबंधकों को ऐसी सूचनाएं भी प्रदान करता है जिससे वे व्यापार को चलाने की लागतों पर नियंत्रण रख सके। वास्तविक रूप से लागत लेखापाल का मुख्य कार्य आजकल लागत नियंत्रण ही हो गया है और लागतों पर नियंत्रण रखने हेतु अनेक प्रविधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख कौन सी है? प्रमाणपत्र लागत लेखांकन या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल आदि हैं। अब किसी भी वस्तु के निर्माण में जो खर्चे लगे हैं उस वस्तु को निर्माण करने में, तो वह उस वस्तु की लागत कहलाएगी। उस वस्तु की लागत को व्यवस्थित रूप में लिखना लागत लेखांकन कहलाया। जब उस वस्तु की लागत को स्टैंडर्ड रूप से या प्रमाणित रूप तक उसको यदि नियंत्रित किया गया तो वह लागत नियंत्रण कहलाया या कॉस्ट कंट्रोल कहलाया। और जब ये सभी कॉस्ट अकाउंटेंसी पूर्ण हो गई, जब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल ये तीनों ही प्रक्रिया पूर्ण हो गई, तो फिर उस कॉस्टिंग की, उस कॉस्ट अकाउंटेंसी की कॉस्ट ऑडिट की जाएगी या उसका लागत अंकेक्षण किया जाएगा, वो उसका कहलाया कॉस्ट ऑडिट। यानी CIMA इंग्लैंड के अनुसार लागत अंकेक्षण लागत लेखों का सत्यापन एवं लागत लेखांकन योजना के पालन का परीक्षण है। लागत अंकेक्षण के अंतर्गत लागत लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है तथा निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच की जाती है। जिन स्रोतों से लागत संबंधी सूचना एकत्रित की गई है उनकी शुद्धता की जांच करना, लागत विवरण पत्रों, प्रलेखों, प्रतिवेदनों आदि की जांच करना, लागत ज्ञात करने की रीतियों और तकनीकों की उपयुक्तता की जांच करना, प्रबंधकों के निर्णय हेतु लागत लेखांकन पद्धति की जांच करना आदि लागत अंकेक्षण में सम्मिलित है। जिस व्यापार में लागत लेखांकन वृहत स्तर पर लागू किया जाता है वहाँ लागत अंकेक्षण आवश्यक हो जाता है। माना कि एक पेन की कीमत है 10 रुपये।
अब प्रतिस्पर्धा के युग में पेन की कीमत 10 रुपये है। यदि एक व्यवसायी उस पेन की कीमत को 11 रुपये करना चाहे तो वह उसको नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बाज़ार में तो उसकी कीमत 10 रुपये प्रचलन में है और वह उस पेन की कीमत को 11 रुपये नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसके पेन की बिक्री होना असंभव है, क्योंकि व्यक्ति तो 10 रुपये का ही पेन लेना चाहेगा, 11 रुपये का पेन कोई भी लेना नहीं चाहेगा। तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में उद्यमी को अपनी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कार्य करना होगा, यानी उसे अपने पेन की कीमत को 10 रुपये से ज़्यादा नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि यदि वह इस कीमत से ज़्यादा कीमत कर लेगा तो उसके पेन की बिक्री होना असंभव है और उसको इस प्रतिस्पर्धा के दौर में, इस प्रतिस्पर्धा में टिके रहना भी उसका असंभव है। तो उस पेन में क्या क्या लगा है? मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगा है और उसमें ओवरहेड भी लगा है। अब इसमें हम ये देखें कि एक पेन की कीमत तो हो गई 10 रुपये, जो हो गई उसकी कॉस्ट। जब उस पेन की कीमत 10 रुपये है, उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड भी लगा है, तो यदि उसके मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में कुछ कमी कर ली जाए, उसके मूल्यों में थोड़ी थोड़ी सी कमी कर ली जाए या उनको थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए, उनकी लागतों पर यदि नियंत्रण कर लिया जाए, तो एक उद्यमी कुछ हद तक अधिक लाभ उस पेन पर कमा सकता है, अन्यथा वह इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को टिके नहीं रख सकेगा। दूसरा, यदि वह उद्यमी अपने लाभ को भी बढ़ाना चाहता है तो उस दशा में भी वह अपनी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, अपने लाभों को नियंत्रित रखते हुए ही वह अपने उस पेन के विक्रय मूल्य को निर्धारित कर सकता है। यानी यदि बाज़ार में पेन जो है वह 10 रुपये में प्रचलित है तो वह उसकी कीमत को 11 रुपये नहीं कर सकता। हाँ, यदि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है तो उसे एक काम अवश्य करना होगा कि उसे अपनी लागतों में कमी करनी होगी। अब लागतों में कमी के भी दो तरीके हैं। एक तो यह है कि वह क्या करेगा, सबसे पहले तो अपनी जो लागत है, जो मटेरियल लगा है, लेबर लगा है और ओवरहेड लगा है, उन तीनों में उनकी लागतों में कमी करने की कोशिश करेगा कि उनको कंट्रोल कर ले, कैसे भी करके वह उसको नियंत्रित कर ले। यदि वह उनकी कीमतों को नियंत्रित कर पाता है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट तक यदि उसको नियंत्रित कर पाता है, तो उस दशा में वह अपने लाभ को कुछ हद तक अपने लाभ को बढ़ा सकता है। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा, जब वह अपने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को स्टैंडर्ड लेवल तक ले आता है या उसको स्टैंडर्ड लेवल तक कंट्रोल में कर लेता है, अब फिर वो क्या करेगा, अब आगे वो ये प्रयास करे कि इनके मूल्यों में कमी की जाए। पहले तो कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करे, जब वह कॉस्ट कंट्रोल हो गई, वो अपने स्टैंडर्ड लेवल तक आ गई, अब उसको रिड्यूस करने की कोशिश करे। अब रिड्यूस करने की कोशिश किस तरह से करे कि कोशिश ये की जाए कि मटेरियल कुछ हद तक उसमें कमी लाए, लेबर में कहीं ना कहीं कुछ कमियां अगर हैं, कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश है कि वह लेबर में कमी कर सकता है, ओवरहेड्स में हो सकता है कहीं कुछ ऐसे खर्चे हों जो अनावश्यक हो रहे हैं, उन खर्चों में कमी की जाए। तो एक जो उस लेवल की जो उसका जो कॉस्ट है उसको उस लेवल से कम करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, और अतिरिक्त प्रयास करके जब वह अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर लेता है, उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करके फिर वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। मान लीजिए एक पेन की कीमत 10 रुपये थी और मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट उसकी हो गई 8 रुपये 80 पैसे, यानी वो 1 रुपये 20 पैसे का लाभ कमा रहा था।
उसने प्रयास किया और पहले तो उसने इनकी कॉस्ट को क्या किया, कंट्रोल में किया। कॉस्ट कंट्रोल करने के बाद उसने फिर और प्रयास करके कॉस्ट रिडक्शन किया, कॉस्ट में कमी ले आया और उसने अपनी कॉस्ट को कर लिया 8 रुपये 50 पैसे। तो अब उसके लाभ हो गया 1 रुपये 50 पैसे का पर पैड। जब इसकी क्वांटिटी जब ज़्यादा बिक्री होगी तो ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट आएगा वो उसका अधिक प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से एक उद्यमी अपने उद्योग में जब वह अतिरिक्त प्रयास करेगा तो वह उस कीमत को पहले कंट्रोल करे, कंट्रोल के बाद उसको रिड्यूस करे, तो वह अपने प्रॉफिट को, अपने लाभों को ज़्यादा कर सकता है। तो ये तो हुई बात कॉस्टिंग की और कॉस्ट कंट्रोल की। अब हमने ये देखा था कि जब कोई उद्यमी कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉस्टिंग को मेंटेन करके रखता है तो आजकल यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जिन उद्यमियों ने लागत लेखे रखे हैं उनको एक तो पहली चीज़ तो लागत लेखे रखना ही अनिवार्य है, और जो लागत लेखे रखे हैं उनको उनकी अंकेक्षण या कॉस्ट ऑडिट करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी लेखे रखे गए हैं क्या वे सही रूप में रखे गए हैं या नहीं, उन लेखों की सत्यापन की और उनके लेखांकन योजना की पालन का परीक्षण किया जाता है। तो वो आपका कहलाता है कॉस्ट ऑडिट या लागत अंकेक्षण उसको कहते हैं। ये सभी आपके किस में आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आपके ये सभी चीज़ें। और कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या आ गई, आपकी कॉस्टिंग आ गई, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई, कॉस्ट कंट्रोल आ गया और कॉस्ट ऑडिट, ये सभी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंतर्गत आ गई।